साथियों, द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज से संसद का बजट अधिवेशन या अर्थसंकल्प अधिवेशन का प्रारंभ हुआ। निर्मला सीतारामन जी जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने प्री बजट जो है देश के बजट से पूर्व क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, इसके जो संकेत नजर आते हैं तो वो प्री बजट में दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम प्री बजट की बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट के इस सत्र के संदर्भ में संबोधित करते हुए कुछ बातें अपने भाषण में कही है। क्या कहा है उन्होंने? मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग की समृद्धि के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने महालक्ष्मी देवता को प्रार्थना की है। कैसा देखते हैं हम इन चीजों को और कैसे देखती है हमारी सरकार और उनके मुखिया? देश और दुनिया में, दुनिया भर के देशों में ये मान लिया गया है और देश में भी कि गरीब तबके को अगर ऊपर लाना है, गरीबी रेखा से ऊपर लाना है या मध्यम वर्ग को और समृद्ध करना है, तो उनके लिए अर्थव्यवस्था में एक योजनाबद्ध प्रोग्राम होना चाहिए। यदि ये योजनाबद्ध प्रोग्राम नहीं होता है तो दुनिया के किसी भी गरीब वर्ग को या किसी भी मध्यम वर्ग का हमें कल्याण और समृद्धि का रास्ता जो अच्छी तरह से आगे जा रहा हो ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने महालक्ष्मी देवता को प्रार्थना करके उनकी समृद्धि का, हालांकि हम कहते हैं कि जिनको राम भरोसे ही छोड़ा गया है, ऐसी बात थोड़ी सी करना गलत नहीं होगा। उसके आगे उन्होंने बात रखी है कि हमारे देश ने प्रजासत्ताक के 75 साल पूरे कर लिए हैं, यह सबके लिए गौरव की बात है। निश्चित तौर पे किसी भी लोकतंत्र में प्रजासत्ताक या संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो यह निश्चित तौर पे गौरव की बात है। लेकिन जिस देश का इतिहास, ज्ञात इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा हो, उस देश में 75 वर्ष बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी इन 75 वर्षों में अगर हम देख लेते हैं तो क्या प्रधानमंत्री इस बात
का गौर क्यों नहीं करते कि देश के इस प्रजासत्ताक को प्रदान करने वाले संविधान में ही गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान का, विकास का, समृद्धि का और कल्याण का मार्ग समाया हुआ है। क्या है ये मार्ग? इसकी अगर हम जिक्र करें तो निश्चित तौर पे हमारे देश के संविधान में, भारतीय संविधान में, जिस संविधान ने प्रजासत्ताक के 75 साल पूर्ण कर लिए हैं, उसी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह लीजिए या मार्गदर्शक तत्व जिन्हें कहते हैं, उनके तहत इस देश के लोगों में जो गरीबी या गरीबी की रेखा या अमीरी की रेखा जो उनका उत्पन्न होता है, दो लोगों के बीच या दो वर्ग के बीच का जो इनकम है, वो कम से कम उसमें दरी होनी चाहिए। यानी आर्थिक सुबत्ता में लगभग सारे लोग बराबरी का स्थान हासिल करें, इस तरह से हमारा संविधान मार्गदर्शन करता है। देश में यही संविधान कहता है कि देश में अगर सबसे ज्यादा रोजगार अगर देना है, तो देश के तरफ मतलब देश की जो सरकार होती है, 5 साल में कोई पार्टी आती है, जाती है, सत्ता से बाहर आती है, बाहर जाती है, लेकिन सरकार बरकरार होती है। वो पार्टी की नहीं होती, वो देश की होती है। चाहे उसमें किसी पार्टी की सरकार बने, लेकिन सरकार जब बनती है तो वो देश की होती है। और देश की सरकार के पक्ष में या उसके कब्जे में देश के सबसे बड़े संसाधन होना चाहिए। जबकि इस देश की जो पब्लिक कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक संसाधन है, वो इस देश में लगभग 2 या 3 लोगों के हाथों सौंप चुके हैं। हालांकि इसकी शुरुआत निश्चित तौर में 1991 में हुई, जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव थे और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2005 के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बने, 2000 लगभग 10 साल वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने इस देश में जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, उसका दौर चलाया। लेकिन फिर भी इस दौर में इस तरह से बातें नहीं उठी। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसकी जो रफ्तार या शुरुआत है, वो मनमोहन सिंह जी से ही हुई। हालांकि इस 10 साल में अगर हम देखते हैं कि जब जिस 10 साल का जिक्र प्रधानमंत्री इस तरह से करते हैं कि इस 10 साल में ये बजट अधिवेशन, ये पहला अधिवेशन है कि जिसके संदर्भ में विदेश से कोई आग नहीं लगी। लेकिन इस 10 साल की सच्चाई ये भी है कि इस 10 साल के काल में देश के शासन साधन संसाधन जो है, देश की पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो है, देश का सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र जो है, इस देश के लगभग 2 या 3 उद्यमियों की तरफ या उद्योजकों के ताबे में या उनके तरफ वो दिए जा चुके हैं, सौंपे जा चुके हैं। तो ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि इन कंपनियों से जो मुनाफे में थी सरकार के तरफ भी, उनके तरफ जाने के बाद उनको तो मुनाफा होना ही है। लेकिन इन कंपनियों में जैसे ही उनका प्राइवेटाइजेशन होता है, उससे रोजगार कम हो जाता है, ताकि कोई भी प्राइवेट उद्यमी यही सोचता है कि उसका मुनाफा कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और अगर ज्यादा मुनाफा अगर उसको करना है, तो निश्चित तौर पे वो चाहेगा कि उसकी कंपनी में या उस उद्योग में कम से कम लोग काम करें, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो ये प्रजासत्ताक के 75 वर्ष गौरव की बात निश्चित है, लेकिन इस गौरव की बात के साथ साथ हमें वर्तमान की ये व्यवस्था और अवस्था को भी देखना चाहिए कि आज देश में बेरोजगारी अहम पे है, सबसे ज्यादा है, चरम सीमा पर है। और इसी दौर में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश युवा है, 20 से 25 वर्ष की उम्र के नौजवान इस देश में सबसे ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया भर के देशों में अगर देख ले, तो हमारी जनसंख्या चीन के बाद दूसरी है। भले ही हमारी जनसंख्या चीन के बाद दूसरी हो, लेकिन जनदर वृद्धि में हम अब भी चीन से आगे हैं।
चीन दूसरे नंबर पे है और हमारी जो कुल जनसंख्या है वो आने वाले 2 या 3 साल में चीन से ज्यादा हो जाएगी हमारी आबादी। तो निश्चित तौर पे दुनिया भर के देशों में अगर हम देखते हैं तो भारत की तरफ युवा शक्ति सबसे ज्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री उस वर्तमान में जो युवा है, 20 या 25 साल के जो युवा है, जो रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए रोजगार की बात नहीं करते हैं, बल्कि उनको आशान्वित करते हैं कि जैसे प्रजासत्ताक ने 75 साल पूरे कर लिए, आने वाले 25 साल में वो 100 साल पूरे कर लेगा। और आप जो नौजवान हो, जो 20 और 25 साल की उम्र में हो, 2047 में आप 45 से 47 की उम्र में होगे और इस देश के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। यानी 25 साल जीने मरने का उनका या अपने जीवन का आजीविका करने का क्या हाल रहेगा, क्या मार्ग रहेगा, इस पर प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कर रहे हैं। और देश के युवा इस आशान्वित को 25 साल के बाद हम इस देश के सबसे बड़े लाभार्थी बन जाएंगे और इसके लिए वो उदाहरण ये पेश कर रहे हैं कि जैसे 1930 से 42 में जिस तरह से इस देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चला, तो उस आंदोलन का फायदा यह देश स्वतंत्र होने के बाद तत्कालीन युवा पीढ़ी को हुआ। हालांकि जो सरकार पहली बनी 1952 के इलेक्शन के बाद इस देश की जो पहली सरकार बनी, उस सरकार में जो लोग थे वो लगभग सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आज के युवाओं को ये तालीम दी जा रही कि आप 2047 तक धीर रखिए, संयम रखिए, आपके लिए हम विकास कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, इसका कोई भी मंजर अपने सामने नहीं रखा गया। और उनकी अब जो बात है कि रिफॉर्म पर परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, कभी कभार कुछ साल पहले यही बात पीपीपीटी के तहत कही जाती थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और प्राइवेट उद्यमी मिलके कुछ संसाधन या साधन खड़े करें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। जैसे हम देख लेते हैं कि हम आज भी रास्तों का टोल टैक्स जो देते हैं, तो ये रास्ते, उसके पुल ब्रिज वगैरह ये बनाना, ये प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। और उसके बाद वो पूरा हो जाने के बाद वो खर्चा वसूलने के लिए उस पे वसूली जो रहा, जगह जगह पे नाके पे, वो टोल टैक्स के रूप में रहा। और टोल टैक्स के वसूली के बाद ये कंपनियां उनका खर्च निकाल के मुनाफे में भी आ गई। लेकिन अब भी हमारी टोल टैक्स या इन इस तरह के टैक्स से कोई मुक्ति नहीं होती। लेकिन हालांकि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यही बात रखी गई थी कि आप उसको बनाओ, इस्तेमाल करो और बाद में उसको ट्रांसफर कर दो सरकार की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं बात को नए शब्दों में कहते हैं, रिफॉर्म। तो आज देश ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में 25 से 30 साल पूरे कर चुका है। तो रिफॉर्म क्या करना है, पुरानी बातों का क्या रिफॉर्म करना है? ये बातें क्या इकोनॉमी की होगी, या सोशलाइजेशन की होगी, या धार्मिक अनिर्वार्यता की होगी? क्या होगी ये रिफॉर्म? परफॉर्म्स क्या होगा? परफॉर्म्स, अगर रिफॉर्म जिस चीजों से करना है, तो जैसे परफॉर्म उसको कैसे पेश करना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इन सब बातों को करने के बाद फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जनता के हाथ में सीधे कोई बात नहीं आती। जनता के नाम पे जो भी बात सार्वजनिक होती है वो सरकार के पक्ष में जाती है। तो ये सारी बातें उन्होंने इस प्री बजट या बजट सत्र के प्रारंभ के पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने कही। हालांकि इस पर चर्चा तो जरूर होगी, देश में चर्चा जरूर होगी। लेकिन 31 जनवरी से लेकर, आज से लेकर 13 फरवरी तक होने वाला इस बजट अधिवेशन में लगभग 16 विधेयक पेश किए जाने हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड से लेकर बहुत सारे विधेयक हैं। हालांकि इन विधियों का मकसद क्या रहेगा, ये अभी हमारे सामने नहीं है। जिस
समय वह विधेयक संसद में लाए जाएंगे, उन पे चर्चा होगी, या उसका मैटर जब बाहर आएगा तब ये विधेयक, उन्होंने एक बात कही है कि हम इस सत्र में नए कानून बनाना चाहते हैं जो देश को मजबूत करे। देश को मजबूत करने के कानून क्या होते हैं? देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब, मराठी में एक लेखक होते थे श्रीम माटे करके, तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं, देश का मतलब होता है देश की जनता। देश को मजबूत करना मतलब देश की जनता को मजबूत करना होता है। इस देश में कानून इस तरह से, इस देश का जो लेबर है, जो वर्कर्स है, जो कामगार है, उसके लिए क्या कानून है? आज 10 से 12 हजार में वो महीने का काम कर रहा, जहां 8 घंटे काम के इस देश में थे, वहां 12 घंटे काम कर रहा, और बहुत कम वेतन में। ये देश की आज की वास्तवता है। तो इन सब चीजों को हम कैसा समझे, कैसा जोड़ ले? तो इनके लिए कोई कानून नहीं है, लेबर्स के लिए कोई कानून नहीं है। सरकार में जो भी भर्ती हो रहे हैं वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल, और इस कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला, कोई उद्यमी, उसको बड़ा मुनाफा हो रहा है, और देश की जनता या देश के जो रोजगार, जो करार पे मिल रहा है, एग्रीमेंट पे मिल रहा है, उनको 10-12 हजार में काम करना पड़ रहा है महीने का। तो ये सारे वास्तव को कैसे हम देखें, उनके लिए अगर कानून इस देश को मजबूत करना है, तो इस देश के लोगों को मजबूत करना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके अधिकार का विस्तार करना होगा, उनका जतन करना होगा, और उनके अधिकारों को बहाल करना होगा। अगर बहाल नहीं होते हैं, तो कानूनी लड़ाई में उनके हाथ मजबूत करने होंगे। यही मतलब होता है देश को मजबूत करने वाले कानून का। लेकिन अगर देश को मजबूत करने वाले कानून यदि इस देश के पूंजीपतियों को मजबूत करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो देश को मजबूत करने वाले कानून कैसे कहे जाएंगे? ये सवाल आज हमारे सामने है। आज हम यही बात से आपसे विदा लेते हैं, और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और हाँ, सच्चाई और ईमानदारी की पत्रकारिता के लिए अगर आप कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो जरूर इस नंबर पे दें। धन्यवाद।